नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स। दोनों महीने का करंट अफेयर्स एक साथ संकलित हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इन 2 महीनों में यानी जुलाई और अगस्त में, उसको हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किस पॉइंट से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। कोई भी करंट की घटना होती है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हम साथ में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल इस परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पेसिफाइड एक स्पेशल तरह का कोर्स चलाता है और इसमें साल दर साल हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। लास्ट 2016 बैच का रिजल्ट आपके सामने है, 2021 बैच का भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप विधिवत तैयारी करना चाहते हैं और सफलतम प्रयास करना चाहते हैं इस परीक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। सभी सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं सभी पर दिए जाते हैं। पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सपोर्ट दिया जाता है, लगातार गाइडेंस दिया जाता है। मेंस का भी प्रोग्राम साथ में हम लेके चलते हैं, जिससे कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकें। तो मेंस की भी पूरी तैयारी इस तरह से कराई जाती है कि आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हम आपके लगातार टच में रहते हैं, यानी दो तरफा संवाद वो लगातार स्थापित रहता है। बाकी आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के बारे में, कैसे ज्वाइन करना उसके बारे में। जो हम करंट अफेयर्स यूपी का पढ़ रहे हैं और इससे पहले जो पढ़ सकते हैं, कई लोग ये क्वेरी करते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो हमारे ऐप में करंट अफेयर्स ई मैगज़ीन पीडीएफ करके फोल्डर है डिकोड एग्ज़ाम ऐप में। उसमें आप जाकर वहाँ से मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसी में आपको यूपी करंट अफेयर्स भी मिलेगा। एक साथ दोनों वहाँ पर मिलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा फैक्ट है यूपी करंट अफेयर्स से जुड़ा, वो ये है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विधायक सुनील शर्मा की जीत को दर्ज किया गया है। तो ये क्या है, किससे संबंधित है? जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्रों से सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। सुनील शर्मा ने साहिबाबाद विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक 2,14,386 वोट से जीत करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कहाँ था? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम था, यानी अब ये नया रिकॉर्ड बन गया है। ज्ञातव्य है कि वोटरों की संख्या के लिहाज से जो साहिबाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है, जहाँ पर करीब 20,20,000 वोटर हैं। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि साहिबाबाद विधानसभा किस जिले में पड़ती है यूपी की। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी में मरीज का 48 घंटे तक निःशुल्क उपचार हो सकेगा, ऐसा फरमान, ऐसा नया निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। और ये पढ़ने का केवल एक ही मतलब है कि उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहाँ पर कोई भी मरीज अगर इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती होता है तो उसको 48 घंटे तक बिल्कुल निःशुल्क उसका इलाज किया जाएगा। अभी क्या होता है, आप जैसे सरकारी में भी पहुँचते हैं तो प्राइमरी जो इमरजेंसी इलाज होता है 2-4-5 घंटे का, वो फ्री होता है। उसके बाद जब आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है तो आपको उसके चार्जेस कुछ ना कुछ भले वो एक सरकारी अस्पताल है, फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पर शुल्क देने पड़ते हैं। लेकिन अब ये व्यवस्था हो गई है, उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है कि 48 घंटे तक मरीज को इमरजेंसी कंडीशन में अगर भर्ती किया गया है तो उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ODOP योजना आप लोग सभी जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब ये ग्लोबल लेवल तक उत्तर प्रदेश से निकल कर पहुँच गई है। इसमें अब होम डिलीवरी, क्योंकि इसको प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा,
तो इसमें होम डिलीवरी का सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है और उसके लिए जो है किसको तय किया गया है, रेलवे स्टेशनों के माध्यम से होम डिलीवरी की जाएगी। केंद्र सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद, अब जो है केंद्र सरकार ने एक नया जो है इसी की तर्ज पे एक नई योजना बनाई है। अब इस पे ODOP कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी योजनाएं हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, अभी आगे भी हम देखेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ जो है जो उन्होंने एक योजना शुरू की है, एक स्टेशन एक उत्पाद, यानी इसको हम कहेंगे OSOP। इसको प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी ODOP से ब्रांडिंग के लिए प्रमोट किया जाएगा। इसके माध्यम से यात्री स्टेशन पर किसी उत्पाद को पसंद करने के बाद वेंडर के माध्यम से उसकी होम डिलीवरी करा सकते हैं। मान लीजिए आप स्टेशन पे हैं, आप उसको तुरंत नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप जो है वहाँ आप उसी वेंडर से आप बोल के उसको आप होम डिलीवरी अपने घर पे मंगा सकते हैं। या ऐसी बड़ी चीज़ है जो आप तुरंत कैरी नहीं कर सकते हैं तो आप जो है उसको होम डिलीवरी के लिए मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ODOD योजना, अभी मैंने जिक्र ही किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, यानी एक जिला और एक गंतव्य, हिंदी में गंतव्य ही कहेंगे डेस्टिनेशन को। तो ये है ODOD योजना। इसके तहत अब 56 जिलों में इको टूरिस्ट स्थलों का चयन हो चुका है। यानी ये जैसे ODOP में 75 जिलों के यूपी के 75 प्रोडक्ट जो है पहले से चिन्हित हो चुके हैं और उनकी ब्रांडिंग का काम जारी है। इसी तरह से ये ODOD योजना जो है इसमें 56 जिलों में अभी तक इसमें चयन हुआ है। कुछ जो है नए स्थल इसमें जो है चुने गए हैं। हर जिले में एक जो है पर्यटन स्थल को इसके अंतर्गत लिया जा रहा है, जो वहाँ का सबसे मशहूर होगा या जिनमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं होंगी पर्यटन की। जैसे प्रतापगढ़ की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार हो गया। कौसाम्बी की बात करें तो अलवारा वेटलैंड वहाँ का चयनित किया जा रहा है। प्रयागराज में चांद खमरिया कृष्ण मृग संरक्षण क्षेत्र, जहाँ पर काले मृगों को संरक्षित किया जाता है। फिर लखनऊ में जो लखनऊ का जू है, लखनऊ का प्राणी उद्यान, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, तो ये जो है वहाँ का हो गया। इसी प्रकार आप देख लीजिए कांदू नाला वन ब्लॉक अमेठी, आप इसको इसलिए भी याद रखिए कि कभी कभी आपसे जो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये स्थान किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो ये जो है पता होना चाहिए। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने शायद ना सुनी हो, जैसे जौरपुर झील ये सीतापुर में है, मुझे खुद नहीं पता था। समदा झील ये अयोध्या में है, इसके बारे में भी जो है अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भगहर वेटलैंड ये कहाँ पर है, बाराबंकी में है। बढ़ेला ताल आजमगढ़ में है। दरवन झील अंबेडकर नगर में है, ये तो जानते थे। सांडी पक्षी विहार काफ़ी मशहूर है, पहले से पता है, तो ये जो है हरदोई का है। पारती अरगा चूँकि ये संरक्षित क्षेत्र है, ये गोंडा में है, इसके बारे में भी हम लोग को पहले से जानकारी है। समसपुर पक्षी विहार भी हम लोग पक्षी विहार में पढ़ते आए हैं, रायबरेली का है। सोहेलवा ये बलरामपुर का है, ये भी इससे भी आप परिचित होंगे। और करतनिया घाट वन्य जीव विहार भी बहराइच जिले का है। तो ये सब कुछ नाम जो है परिचित हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हमको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है कई सारी उत्तर प्रदेश की नदियों में BOD यानी ऑक्सीजन लेवल को नपवाया है। तो इसमें से पता चला है कि कई नदियां प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है खत्म सी हो गई है, यानी उनका जो है उनमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वहां पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार काली ईस्ट नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो काली ईस्ट नदी। और जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर नदियों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। प्रदेश में 102 स्थानों में से जल की गुणवत्ता भी मापी गई, जिसमें सिर्फ बदायूं में गंगा नदी के कछला घाट का पानी साफ मिला है, जिसको जो है स्वच्छ कैटेगरी में रखा जा सकता है, इसलिए इसे बी श्रेणी में, जबकि अन्य सभी स्थानों को C और D और E श्रेणी में रखा गया है। यानी जो है नदियों में बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो ये देखिए, ये आपके सामने जो है एक चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पर इसमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा दी हुई है, BOD कितनी मिली है, और इसमें जो बैक्टीरिया होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया वो कितना है। तो ये पूरा लिस्ट है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मुख्य मुख्य बातें जो है याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। जो ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं, अब तो वहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और जो है उसको एक तरह से विकेंद्रीकृत तहसील वाला जो है ब्लॉक लेवल के जो काम थे, जो तहसील थे, वो वहाँ पर होने लगे हैं। अब उसमें एक और कार्य शुरू किया जा रहा है कि जितने भी अभिलेख प्रमाण पत्र जो है जन सेवा केंद्रों पे आप लोग बनवाते हैं, वो वहाँ पर भी बनवाने की सुविधा दे दी गई है। तो अब जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से संबंधित सारी सेवाएं जो भी जन सेवा केंद्रों में ही उपलब्ध थी, जैसे अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या और भी इस तरह के कई सारे प्रमाण पत्र बनते थे, अब ये सब जो है यहाँ पर होने लगे हैं। और प्रदेश में जो डेटा जो है न्यूज़पेपर में दिया है, 58,179 ग्राम पंचायतें में ग्राम सचिवालय स्थापित हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, अग्रणी राज्यों में से है। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष आम महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आम महोत्सव का उद्घाटन किया था, जो 7 जुलाई तक चला। और ये कहाँ हुआ था, बस इतना और याद रख लीजिए, ये लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में ये आम महोत्सव हुआ था। और उद्घाटन के उत्सव पर आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। आम के मेगा क्लस्टर की स्थापना है तो अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। यानी क्लस्टर का मतलब ही होता है कि किसी एक जो है पूरे रीजन को, जैसे लखनऊ है और इसके आसपास मलिहाबाद, रहीमाबाद, ये सब आम की जो है बहुत बड़े वो माने जाते हैं, उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। तो इनको मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है और इसको जो इसकी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में व्यय होंगे। एक और अच्छी खबर आई है, उत्तर प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, अभी इसने जो है A++ ग्रेड अर्जित किया है, जो कि एक अच्छी जो है खबर है इस संस्थान की गुणवत्ता को लेकर। तो A ग्रेड प्राप्त करके लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ राज्य विश्वविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय पहला संस्थान बन गया है। नैक ये मूल्यांकन करता है। नैक का फुल फॉर्म यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद कहते हैं। इससे इसको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। नैक की ग्रेडिंग क्या होती है? तो नैक जो है एक ऐसा संस्थान है जो देश के उच्च व अन्य शिक्षण संस्थानों का आकलन भी करता है और प्रत्यायन भी करता है। तो इसमें सभी को परख के जो है जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनको ग्रेडिंग करनी होती है। और इसमें कई सारे जो है पैरामीटर्स ये लेती है, जैसे निरीक्षण के दौरान कॉलेज में शिक्षण की सुविधाएं, परिमाण, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का माहौल क्या है, और बाकी जो है जो ज़रूरी चीज़ें शैक्षणिक माहौल के लिए ज़रूरी हैं, उन सब का जो है ये मूल्यांकन करता है। अगर किसी को A++ ग्रेड मिल जाता है तो उसके लिए क्या फ़ायदे होंगे? तो केंद्रीय योजनाओं के तहत उसको वित्तीय ग्रांट मिल सकेगी, यूजीसी देती है, और ज़्यादा मिलने लगेगी। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक साख बड़ी होगी, यानी उसकी वर्ल्ड लेवल पर ब्रांडिंग भी होगी, विश्व के विश्वविद्यालयों में गिना जाएगा। प्लेसमेंट के लिए अच्छी कंपनियां वहां पर संपर्क करेंगी, तो जो छात्र वहां से पढ़ रहे होंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ज़्यादा होंगी। छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षकों को शोध के लिए जो फंड दिया जाता है और शोध करने के लिए और शोध कराने के लिए, वो भी जो है ज़्यादा मिलने लगेगा। शोध और पेटेंट को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये सभी जो है चीज़ें उनके लिए हैं जो A++ ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिलाकर जो है उनकी क्वालिटी को जो है एक सर्टिफिकेशन का ठप्पा लग गया कि वो जो है बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर है। नैक का जो है मूल्यांकन का आधार, अब बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप जो है रोक के पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती का केंद्र बनेगा और यहाँ पर क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग, तो यहाँ पर जो है इसको एक हब की तरह विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार आने वाले अगले 5 वर्षों में, अब यहाँ पर फंडिंग के बारे में हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ जाए, बुंदेलखंड में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक खेती के 470 क्लस्टर विकसित करेगा और प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पे गठित होगा। प्रत्येक क्लस्टर में 4 वर्ष तक एक चैंपियन फार्मर को प्रोत्साहन के रूप में 3,000 रुपये
और एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। तो ये प्रमोशन के लिए जो है ये है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 कॉमर्शियल कोर्ट्स जो व्यापारियों के मामले निपटाएगी, ऐसी 4 कॉमर्शियल कोर्टों को स्थापित किया जाएगा जो वाणिज्यिक विवादों का तेजी से निपटान कर सकेगी। अब ये कहाँ कहाँ पर जो है बनेंगे? मोदी नगर में, आगरा में, मेरठ में और लखनऊ में। ये 4 कॉमर्शियल कोर्ट स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो मेरा सवाल यहाँ पर एक और है, मोदी नगर किस जिले में है? जरा कमेंट में आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। डेलाइट इंडिया बनाएगी उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का रोड मैप। जानते हैं आप लोग जो है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो है इकोनॉमी के लिए लक्ष्य तय किया है, उसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया गया है और राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो है कंसल्टेंट फर्मों को हायर करने के लिए भी प्रक्रिया की गई थी। उसमें इस कंपनी का जो है नाम सेलेक्ट हुआ है। ये कंसल्टेंसी फर्म है डेलाइट इंडिया। बस आपको इसका नाम याद रखना है जो आपसे पूछा जाता है। डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में जो है उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाने की अर्थव्यवस्था का रोड मैप कंसल्टेंट के तौर पर डेलाइट इंडिया ही तैयार करेगी। सभी विभागों में बताएगी वो कि आपको कैसे करना है। एक तरह से जो है ये पूरे मैनेजमेंट का, प्लानिंग का काम ये करेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। तो ये कहाँ पर बनेंगे बस ये जान लीजिए। एक तो नोएडा में बनेगा जिसका नाम होगा मेट्रो विश्वविद्यालय, और मथुरा में एक बनेगा जिसका नाम होगा कृष्ण मोहन या KM विश्वविद्यालय। तो 2 जो है ये निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय बनेंगे जिसको सरकार से, UGC से और सब जगह से जो है मान्यता मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है बेसिक शिक्षा विभाग में जो है 5,000 कंपोजिट मॉडल स्कूल खोल जाएंगे। तो पहले तो कंपोजिट स्कूल क्या होते हैं ये जान लीजिए। प्राइमरी को और अपर प्राइमरी को जो है उससे पहले जो आंगनबाड़ी लेवल की शिक्षा थी, इन सबको मर्ज करके जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं उनको जो है क्या कहते हैं? जैसे प्राइमरी को जो हम लोग बेसिक स्कूल कहते थे, उससे ऊपर वालों को जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहा जाता था। तो इन सबको मर्ज करके जो विद्यालय बनते हैं उनको कंपोजिट कहा जाता है। तो प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले 4 वर्षों में 5,000 अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे और प्रत्येक जिले में एक मॉडल जो है कंपोजिट स्कूल विकसित होगा। जिले में खोला जाने वाला मॉडल कंपोजिट स्कूल कक्षा 1 से 12 तक का होगा। यानी 1 से 12 तक सारी शिक्षा जो है वहाँ पर होगी। और वहीं पर अभ्युदय कंपोजिट स्कूल जो 5,000 की संख्या में खोले जा रहे हैं, उनमें कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो मॉडल केवल बनाया जाएगा ये जिले में एक होगा, इसमें 1 से 12 तक एक साथ होंगे। इन स्कूलों में वे सभी सुविधाएं होंगी जो किसी आदर्श स्कूल में होती हैं और ये प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत, एक इंस्पिरेशन का काम करेंगे। बाकी इसमें जो है सब कुछ अच्छी तरह से विकसित होगा ही, क्योंकि जब मॉडल स्कूल होगा तो वहाँ पर पुस्तकालय होंगे, डाइनिंग हॉल होंगे, स्मार्ट क्लासेज होंगी, कंप्यूटर कक्ष होंगे, पर्यावरण के अनुकूल बाकी सारी सुविधाएं और भी होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैडम तुसाद संग्रहालय आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम में है। बड़े बड़े विश्व के जो है जानी मानी हस्तियों के वहाँ पर मोम के जो है मूर्तियाँ हैं। उसी तर्ज पर जो है देश का एकमात्र मैडम तुसाद संग्रहालय आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। कहाँ पर है ये जो है पहले नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित था। अब इसको उस कंपनी ने, जो भी इसका करता धरता कंपनी है, उसने इसको नोएडा के सेक्टर 18 स्थित DLF मॉल में शिफ्ट कर दिया है। तो कभी घूमने जाइएगा तो एक बार देखिएगा जरूर क्या है ये। अब ये मैडम तुसाद इंडिया के नाम से जाना जाएगा। साथ ही नोएडा अब विश्व के उन 23 शहरों में शामिल हो गया है जहां पर मैडम तुसाद संग्रहालय है। तो कुल मिला के ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत का एकमात्र है, ये नोएडा में है, ये ध्यान रखिएगा। और दुनिया में कुल 23 संग्रहालय हैं मैडम तुसाद वाली जो चेन के, उसमें से एक ये भी है। आगे बढ़ते हैं। अब इस संग्रहालय में क्या क्या होगा, किनकी
जो है मूर्तियाँ लगेंगी, किन किन पुतले बनेंगे, यहाँ पर सब लिखे हैं। कपिल देव, मिल्खा सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित जो है 50 जो है हस्तियों के यहाँ पर पुतले लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक डिवाइस जो है बनाई है IIIT प्रयागराज ने, जिसको हम लोग भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो है सतह और त्वचा पर 30 सेकंड में वायरस को ख़त्म कर देती है, और वो भी बिना किसी केमिकल के प्रयोग से जो है त्वचा को मुक्त कर देती है। तो कोरोना वायरस जैसे वायरस के संक्रमण में इसका बहुत ही योगदान रहेगा। इलेक्ट्रिकल हेयर ट्रिमर जैसी दिखने वाली ये डिवाइस अब 30 सेकंड में शरीर और आसपास की सतह पर फैले वायरस को ख़त्म कर देगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने डेवलप किया है, तो आपको बस बताना है IIIT प्रयागराज के द्वारा ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ODOP को और ज़्यादा जो है ब्रांडिंग करने के लिए जो भारतीय दूतावास हैं वहाँ पर भी ODOP के डिस्प्ले होंगे। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना तो है ही है। इसकी जो है दूतावासों के माध्यम से ब्रांडिंग शुरू की जाएगी। दूतावासों में ODOP के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे और डिस्प्ले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जानकारी दी जाएगी। मान लीजिए जैसे कि ये कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या कोई और जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसके बारे में वहाँ लिखा होगा। जिसको ख़रीदना होगा वो वहाँ पर ऑर्डर करके ले सकेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो ODOP उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, वो विदेशों तक जो है सभी के पास आसानी से पहुँच पाएगा। आगे बढ़ते हैं। करजन ब्रिज आप लोग ज़रूर जानते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज में रहने वाले लोग बहुत जानते हैं। वहाँ पर जो है बहुत ही मशहूर जो है ये ब्रिज है। तो प्रदेश सरकार प्रयागराज में गंगा नदी पर स्थित 115 साल पुराने करजन ब्रिज को पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। बस क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, करजन ब्रिज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो है प्रयागराज में स्थित है। योजना के तहत लॉर्ड करजन ब्रिज को गंगा गैलरी तथा हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम फैक्ट पढ़ते हैं, उनमें बस क्वेश्चन को खोजिए कि क्वेश्चन उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा। जैसे करजन ब्रिज जो है इलाहाबाद में बहुत मशहूर है, इलाहाबाद का हर व्यक्ति या जो उसके आसपास के शहरों में रहता है वो जानता है। लेकिन वहीं पर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बैठा हुआ विद्यार्थी हो सकता है करजन ब्रिज के बारे में ना जानता हो कि कहाँ पर है। तो निश्चित रूप से उसके लिए एक जो है ये बड़ा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड जो यूपी बोर्ड है, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद कहते हैं, उसके जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अभी हाई स्कूल इंटर में जो है पास किया है, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिन्होंने नियमित परीक्षा पास की है, और ये छात्रवृत्ति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने विशेष छात्रवृत्ति के रूप में देने का निर्णय लिया है। तो इसमें जो है जो वही छात्र छात्राएं अहर होंगे जिसने विज्ञान वर्ग में 347, वाणिज्य में कॉमर्स में या तो 341 ये, और मानविकी वर्गों में 321 या इससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, उनको जो है ये छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने अभी नवाचार सूचकांक जारी किया था, हर साल जारी होता है, जिसको इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश टॉप 10 में आया है। किस श्रेणी में आया है ये ध्यान रखिएगा। तो नवाचार क्षमताओं और कारोबारी माहौल मुहैया कराने के मामले में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। बस यही आपको याद रखना है कि यूपी की जो प्लेसिंग है वो 7th प्लेस है, 7वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। तो अगर इस स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया, नेशनल जैसा क्वेश्चन आ गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ ही निवेश के लिए सुरक्षित परिवेश व जो है इनोवेटिव कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए ये 7वां स्थान उसका आया है। देश के जो बड़े राज्य हैं, 21 बड़े राज्य माने जाते हैं, उसकी कैटेगरी में 7वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो इसीलिए लिखा है कि ये टॉप 10 में है। आगे बढ़ते हैं। IIT कानपुर ने अभी हाल ही में एक ड्रोन विकसित किया है, उसका नाम है गौरैया ड्रोन।
तो सबसे पहला सवाल जो आपको याद रखना है कि गौरैया ड्रोन किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। अब इसकी विशेषताएं अगर आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं है। और ये जो है कानपुर के छात्र हैं, आईआईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र हैं, डॉक्टर वसंत ने गौरैया नामक नैनो ड्रोन बनाया है जो महज 239 ग्राम का है, जो कि ज़मीन से 50 मीटर ऊपर जाता है और नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। मतलब नैनो का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अगर आपने वो एक मूवी है साउथ इंडियन मक्खी वाली, अगर वो देखी होगी तो कुछ उस तरह का ये दिखेगा। और इसकी आवाज़ तो 35 मीटर बाद ही नहीं सुनी जा सकेगी। पक्षी के कार और ड्रोनों की हरकत की वजह से ये रडार इसके लिए पहचानना आसान नहीं होगा, रडार में पकड़ा नहीं जा पाएगा। और इसके खास जो है सेना उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसका उन स्थानों पर उपयोग हो सकता है जहां बड़े ड्रोन या जवानों का जाना मुश्किल हो। कुल मिलाकर ये एक तरह से खुफिया तरीके से निगरानी करेगा, इसीलिए सेना की दृष्टि से इसको विकसित किया गया है। तो इसका नाम है गौरैया ड्रोन। अब इसकी खासियत लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखने में इच्छुक हैं तो इसको जो है देख लीजिएगा कि क्या खासियत है इसकी। जो है आईआईटी इससे पहले भी कई ड्रोन बना चुकी है, आईआईटी कानपुर। और ड्रोन के लिए जो संस्थान खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो है आईआईटी कानपुर जो है टेक्निकल पार्टनर के रूप में भी है। ये मैंने लास्ट जो है लेक्चर में आपको बताया भी था। हॉक ड्रोन बना चुकी है, ऑटो पायलट बना चुकी है, एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन और मेडिकल के लिए ड्रोन बना चुकी है। सबकी विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 52% किसानों को कर्ज माफ़ी का लाभ दिया जाएगा। तो लाभ दिया नहीं जाएगा, लाभ मिल चुका है, सॉरी। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसेंट में एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, तो उसमें आया है कि 2014 के बाद किसानों की कर्ज माफ़ी योजनाओं पर पूरा अध्ययन है। तो उसमें जो है 2017 में उत्तर प्रदेश में लागू कर्ज माफ़ी योजना का फ़ायदा 52% किसानों को मिला है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि 52% तो इससे लाभान्वित हुए, बाकी किसी वजह से रह गए होंगे तो उनके लिए भी निश्चित कुछ ना कुछ होगा ही। मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड शुरू होने जा रहा है। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो केंद्र सरकार के तेंजिंग नोर्गे अवार्ड की तर्ज में, तेंजिंग नोर्गे आप जानते हैं पर्वतारोही हैं, तो अदम्य साहस के लिए जो है इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स में कोई असाधारण प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो उसी की तर्ज पर हमारे भी प्रदेश में मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड प्रारंभ किए जाने शुरू होगा। और इस अवार्ड के तहत जल, थल और नभ में साहसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को 5 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष विश्वविद्यालय आप जानते हैं जो है प्राकृतिक चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं वो सारी जो है इसमें मर्ज हैं, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, उसके अलावा बाकी भी और पद्धतियां हैं, सिंगपा वगैरह है। तो हर जिले में एकीकृत आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा। मतलब जैसे अभी तक क्या था कि यूनानी कॉलेज अलग है, आयुर्वेद कॉलेज अलग है, अब इन्हीं सबको मिला के ही तो आयुष शब्द का निर्माण हुआ है और आयुष मिनिस्ट्री बाकायदा बनी है। तो इसी को देखते हुए आयुष विश्वविद्यालय हर जिले में खोला जाएगा, जो कि इंटीग्रेटेड होगा। एकीकृत का मतलब एक ही छत के नीचे जितनी भी आयुष पद्धतियों की चिकित्सा है वो सब मिलेगी। अब यहाँ पर वो 4 कौन सी विधाएं हैं प्रमुख आयुष की? एक तो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है और योग है। तो ये 50 बेड के ये अस्पताल खोले जाएंगे हर जिले में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारियों को संपत्ति का म्यूटेशन अब 5,000 में, पहले इसकी फीस ज़्यादा थी संपत्ति म्यूटेशन कराने में, इसीलिए लोग जो है म्यूटेशन नहीं कराते थे, उसको टालते रहते थे। पता चला 100-150 साल तक जो है कोई संपत्ति नहीं म्यूटेट कराई गई और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलते रहे। उसके बाद जब म्यूटेशन का बारी आती थी तो रिकॉर्ड खोजना भी मुश्किल हो जाता था। तो ये कुछ समस्याएं थी, उसी को देखते हुए ये शुल्क कम कर दिया गया है, अब 5,000 कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप के लिए अभी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू हुई, जिसमें शोधार्थी होंगे और 100 शोधार्थियों का जो है इसमें चयन होगा। और ये जो है प्रदेश के जो आकांक्षात्मक इंस्पायरेशनल जो ब्लॉक हैं उनके लिए ही शुरू की गई है। इसमें
योजनाओं के सर्वेक्षण के लिए, अध्ययन अधिकार के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों का चयन होगा और इनको जो है पारिश्रमिक के तौर पर, रिम्यूनरेशन के तौर पर 30,000 रुपये और अलग से जो है भ्रमण के लिए जैसे TADA दिया जाता है तो 10,000 रुपये प्रतिमाह इनको भुगतान किया जाएगा। टैबलेट क्रय करने के लिए, टैबलेट जो है डिवाइस क्रय करने के लिए 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे और कार्य योजना के तहत 100 आकांक्षी विकास खंड जो है जो चयनित किए गए हैं उनके लिए 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। अब ये कौन कौन से क्षेत्रों में काम करने की स्पेशलिटी चाहिए ये पूरा विवरण दिया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 18 नई नगर पंचायतें जो है बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी ये धरातल पे नहीं बनी है, इसीलिए अभी हम इनको ऐड करके नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ही जो है जब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐड हो जाएंगी तो ये संख्या भी आपको जोड़नी पड़ेगी। तो 18 नई नगर पंचायतें बनाने के साथ में 18 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार भी किया गया है। अब जिनका जो 20 नगर निकाय हैं उनका जो सीमा विस्तार किया गया है वो यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर अब जगह की कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से नई नगर पंचायतें कौन सी बनी है, अगर इसमें से आपका जिला हो या आप हो सकता है इसी में रहते हो तो ये पर्टिकुलर आपको जानना जरूरी है। तो सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की संख्या बढ़कर 752 हो जाएगी। अब तक जो है 734 नगर निकाय थे और इनमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने जो है एक मरहम बनाया है जो प्राकृतिक रूप से त्वचा के निर्माण में, त्वचा के विकास में मदद करेगा। तो ये किसने बनाया है? यूपी के ही IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट ने एक ऐसा मरहम बनाया है जो गंभीर रूप से चोटिल, कटी फटी, जली त्वचा व गहरे घावों को ठीक करने में उपयोगी साबित होगी। साथ ही जो है जो त्वचा प्रत्यारोपण होता है जिसको हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसकी आवश्यकता को लगभग ये समाप्त कर देगा, क्योंकि ये जहाँ पर लगाया जाएगा वहाँ स्किन अपने आप नेचुरली डेवलप हो जाएगी। अभी तक स्किन ग्राफ्टिंग में क्या करते थे हम, ज़्यादातर जो है पैर या जांघों की स्किन निकाल कर जो है बाकी अंग जहाँ पर स्किन नहीं रह जाती थी जले कटे होने की वजह से वहाँ पर उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता था। और ये जो है पूरी तरह से हर्बल भी है, ये वनस्पति प्रोटीन आधारित है। ये पैच किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से तो मुक्त रहेंगे ही, प्राकृतिक रूप से जो टिश्यूज़ हैं उनको तेज़ी से डेवलप करेंगे। अभी यूपी का इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, आप लोग को ध्यान होगा। इसी की तर्ज पे 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। ये कब होगा? जनवरी 2023 में होगा और मुझे लगता है जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पे होना चाहिए, लेकिन अभी ये मेरा अनुमान है, अभी इसको जो है हम पक्के तरह से नहीं कर सकते हैं जब तक ये घोषणा ना हो जाए। तो इसमें एक लक्ष्य रखा गया है जो आपको याद रखना है, 10 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसमें दुनिया भर के सारे देश और जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं जो यूपी में इंटरेस्ट दिखा सकती हैं उनको इसमें इनवाइट किया जाएगा। और साथ में ही GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए सिंगापुर ने फर्स्ट कंट्री पार्टनर, क्योंकि सिंगापुर जो है हमारे देश का और साथ में उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा जो है ट्रेड पार्टनर भी है, कॉमर्स पार्टनर भी है, तो उसने सिंगापुर इसमें जो है फर्स्ट कंट्री पार्टनर जो है बनने का प्रस्ताव उसने यूपी गवर्नमेंट को भेजा है। आगे मूव करते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश स्तर पर लखनऊ विश्वविद्यालय जो है सारस का एटलस बनाएगा। सारस मतलब सारस पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है सारस जो है। तो सारस का एटलस बनाएगा कौन? लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो वन्य जीव विज्ञान संस्थान है, वन विभाग के सहयोग से सारस की सही संख्या बताने के लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशनल सिस्टम यानी GIS मैपिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने सारस हैं।
जीपीएस मैपिंग के जरिए ही 3 बार सारस की गणना अब तक हो चुकी है। जीपीएस मैपिंग से हुई गणना में सर्वाधिक 2500 सारस कहाँ पर मिले थे? मैनपुरी में। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इटावा में 1600 मिले थे, शाहजहांपुर में 1500, एटा में 1100, रायबरेली उन्नाव में करीब 450, कन्नौज में 600, हरदोई में 550, लखनऊ में तकरीबन 20 की संख्या जो है जीपीएस मैपिंग से ये ट्रेस हुई थी। तो ये फिर से होने जा रहा है। जब इसका रिजल्ट आएगा तो हम लोग फिर से इस पर डिस्कस करेंगे। $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी अर्थव्यवस्था को यहाँ तक ले जाने का, उसका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वर्तमान में आर्थिक संकेतक और जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा रफ्तार है उसको देखते हुए ये लक्ष्य हासिल कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जो है कटिबद्ध है इसके लिए, और आपने देखा जो है डेलाइट कंपनी को जो है इसके लिए लगाया गया है, कंसल्टेंट के तौर पे उसको नियुक्त किया गया है। तो उसी तरह से, लेकिन जो अभी के संकेतक हैं, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स भी बताते हैं ना कि हमारी आर्थिक ग्रोथ किस तरफ जा रही है, उससे ये चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। $1 ट्रिलियन का आकार हासिल करने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में 4 गुना करना पड़ेगा, जो कि वास्तव में, क्योंकि जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसको 4x करना पड़ेगा या × 4 करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक चुनौती ही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो नियोजन एवं अर्थ संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश जो है उसने अभी डेटा जारी किए हैं। उसके अनुसार जो है 2021 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना करोड़ अनुमानित है? 17,17,505 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं पर वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट पेश करते हुए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी SGDP कितना बताया है? ये आंकड़े आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 20,48,234 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। तो निश्चित रूप से अगर 20-21 से कंपेरिजन करेंगे तो 22-23 का अनुमान जो है अच्छे खासे ग्रोथ की तरफ है। इस आधार पर वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार महज $0.25 ट्रिलियन है, और हमको कहाँ तक पहुँचना है? हमको इसका 4 गुना करना है, इसमें 4 का गुणा कर देना है। तो देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो अभी है वो 8.7% है। ये सभी ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में योगदान का मतलब है जीडीपी में योगदान, तो 8.7% है। और जो प्लानिंग का विभाग है, नियोजन विभाग है, उसके आंकड़ों के अनुसार 2017 से 20 के दौरान प्रदेश की आर्थिक विकास की दर क्रमशः 4.4, 4.3 और 3.3% रही है। ये 17-18, 18-19 और 19-20 की बात की जा रही, क्रमशः ये लिखा हुआ है। और आप देखेंगे इसमें कमी आई है। कमी क्यों आई है? क्योंकि ये जो लास्ट वाला पीरियड है ये कोरोना से प्रभावित रहा है, जबकि कोरोना काल के दौरान 20-21 में ये जो है निगेटिव हो गई थी, कितनी? -4.2 हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी। इन परिस्थितियों में अगले 5 वर्षों में क्या अनुमान है ये आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से SGDP लिखी हुई है, 20-21 तक की यहाँ लिखी है। विकास दर लिखी हुई है 4.4, 4.3, 3.3 और जो है 20-21 की 4.2, वो भी माइनस में। उधर जो है प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जाता है तो बहुत पुराना नहीं याद करना है, आप रिसेंट वाला याद कर लीजिए कि 20-21 में 65,338 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में रही है। आधार वर्ष इसमें 11-12 पर 2019 के अनंतिम व 20-21 के त्वरित अनुमान है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान के द्वारा जारी आंकड़े हैं, जैसा कि पेपर में छपा था। आगे बढ़ते हैं। हर जिले में कृषि उत्पाद तय कर दिया गया है और किसान बना सकेंगे क्लस्टर। तो जैसे ODOP योजना शुरू हुई, OD योजना शुरू हुई, उसी तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इस तरह की भी एक योजना जो है शुरू की गई है। अब किसान आसानी से जिलों में क्लस्टर बना सकेंगे। किसानों को 50 से 100 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाने पर 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों की कृषि उत्पाद को तय कर दिया है कि कहाँ का जो है, जैसे मान लीजिए लखीमपुर क्षेत्र है, लखीमपुर खीरी है तो गन्ना, इसी तरह से सब जगह का अलग अलग जो है तय कर दिया गया है। इसमें फल, सब्जी, खाद्यान्न, औषधि पौधे से उत्पादन, अन्य फसलों और जैविक उत्पादों को भी रखा गया है। अब देखिए ये जो है पूरा लिस्ट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्यूरियस हो आप में से तो आप स्क्रीनशॉट या इसको रोक के देख लीजिए जो है कि आपके शहर का कौन सा उत्पाद जो है इसमें चुना गया है। जैसे आम का क्लस्टर है वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा, तो ये पूरी सूची याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे जिलों का यहाँ पर दिया है। जैसे गोंडा का एक ही उत्पाद है, मक्का हो गया, गेहूं और धान सुल्तानपुर का हो गया, तो सिंगल वाले तो याद भी हो जाएंगे। लखनऊ का आप देखिए, क्योंकि अमरूद भी लखनऊ में मशहूर होता है और मलिहाबादी दशहरी आम भी मशहूर होता है। इलाहाबाद में जो है ललगुदिया आम, या जो है जिसको हम इलाहाबादी सुर्ख अमरूद कहते हैं, जो लाल रंग का होता है अंदर से। काला नमक चावल जो है पूर्वांचल के कई जिलों में, विशेषकर गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर व श्रावस्ती का जो है उत्पाद चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बदलाव का एक्सप्रेसवे, आप जानते हैं इसका उद्घाटन हो चुका है, संचालन भी हो चुका है अब इसमें जो है। लेकिन ये बदलाव का एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा, इसमें जो है हम देखेंगे। तो बाकी किसने बनाया है ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं वो बात कर लेते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही इस पर मान्य होगी, अधिकतम रफ्तार। इससे तेज पर अगर कोई चलता है तो जुर्माना देना पड़ेगा। और जो कि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे पे जाएं, चाहे जिस पे भी 100 किलोमीटर ही जो है मैक्सिमम सभी में लिमिट है। सामने से आ रहे वाहनों की लाइट का प्रभाव नहीं पड़े इसलिए विशेष रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। 4 अस्पताल बनाए गए हैं, 4 गैराज बनाए गए हैं, 4 फूड प्लाजा बनाए गए हैं। पेट्रोल पंप वाले स्थानों के आसपास ही इसको बनाया गया है। इसका शिलान्यास हुआ था 29 फरवरी 2020 को। इसकी कुल लंबाई है 290.070 किलोमीटर। इसमें जो लागत आई है वो 14,894.09 करोड़ रुपए आई है। शुरू कहाँ से हुआ है, तो चित्रकूट के भरतकूप क्षेत्र में झांसी मिर्जापुर हाईवे से ये जुड़ गया है। यानी कोई झांसी मिर्जापुर हाईवे से आता है तो वहाँ से जो है इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएगा चित्रकूट के समीप भरतपुर क्षेत्र से। फिर इटावा के कुदरैल में इस एक्सप्रेसवे से उतर सकेंगे अगर इटावा से उतरना हो। और ये एक्सप्रेसवे कुदरैल में ही क्या होगा, आगरा लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे है उसमें जाकर जुड़ जाएगा। तो यानी अगर किसी को भरतकूप से सीधे लखनऊ आना है तो आप जो है 2 एक्सप्रेसवे जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वो मिलते हुए आप चले आएंगे। किन शहरों से जुड़ेगा, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, ग्रेटर नोएडा, नोएडा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे ये स्थित हैं, ये किन शहरों से इसको जोड़ देगा, क्योंकि बाकी और जो है एक्सप्रेसवेज के माध्यम से इन शहरों तक बुंदेलखंड से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रास्ते में कौन कौन सी नदियां पड़ेंगी अगर आप इस एक्सप्रेसवे से सफ़र करते हैं, बागे नदी, केन नदी, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना, बेतवा व सेंगूर। तो इसमें 2-3 बड़े नाम तो आपको पता होंगे, केन पता होगा, यमुना की सहायक है यमुना पता होगा, बेतवा पता होगा। बाकी जो है स्थानीय नदियां हैं तो हो सकता है सभी लोग उसको ना जानते हों। अब 6 पैकेज में इसका निर्माण हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आवश्यकता नहीं है। इस एक्सप्रेसवे के जो फ़ायदे हैं तो इस पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके किनारे की जाएंगी, बहुत सारे औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। ये सब चर्चा जो है लगातार चलती रहती है। NFRNIRF रैंकिंग, तो इसका पहले फुल फॉर्म ही समझ लीजिए जब पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में प्रदेश के कई शैक्षणिक संस्थानों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसकी रैंकिंग क्या आई है, 55 नंबर पे आया है ये। ओवरऑल विश्वविद्यालयों में BHU के 78th पोजीशन प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग को प्रबंधन श्रेणी में 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIM लखनऊ जो है इसको 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, इसको 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। और SGPGI, जिसको हम संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं, इसको 9वां। और KGMU किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये एक नेशनल लेवल पर रैंकिंग करने वाली एजेंसी है, उसमें उत्तर प्रदेश के जो संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग आपने यहाँ पर देख ली। आगे बढ़ते हैं। भूजल संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें से 25 डार्क हॉर्स जोन बनने से बचाए गए इन प्रयास के द्वारा। तो कौन कौन से हैं? भूजल संरक्षण की आवश्यकता आप जानते हैं। अनियंत्रित भूगर्भ जल के दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूजल की गंभीर समस्या हो गई है। अब अगर बोरिंग की जाती है तो पता चला 200, 250, 300, 400 फीट तक पानी जो है वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो इसी कारण जो बहुत सारे ब्लॉक थे वो डार्क जोन घोषित हो गए थे। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार के प्रयासों से 25 विकासखंड भूजल की अतिदोहित श्रेणी से बाहर निकल आए हैं। जो डार्क जोन में चले गए थे वो अब बाहर आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल भूजल रथ को लॉन्च किया, जो कि प्रदेश के 10 जिलों के 26 विकासखंडों की 550 ग्राम पंचायतों में जाकर प्रत्येक नागरिकों को भूजल और भूगर्भ जल की सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है भूजल का, और ज़्यादातर तो शहरी इलाकों में तो हो ही रहा है, कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है दोहन किया जा रहा है। ऐसी फसलें, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ पर जो है ऐसी फसलें उगानी चाहिए जहाँ पर जो है जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, यानी जो कम पानी में उग सकें। लेकिन अगर आप उन जहाँ पर पानी की कमी है और आप वहाँ पर गन्ना उगाने की जिद पर बैठ जाएंगे, धान उगाने की जिद करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है आप प्राकृतिक रूप से जो है भूजल का दोहन करना पड़ेगा सिंचाई के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि ये संसाधन जो है लगातार भर रहा है। जिस तरह से दोहन हो रहा है उतनी मात्रा में जो है भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो इन 10 जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर तथा शामली। बुंदेलखंड तो वैसे भी सूखाग्रस्त क्षेत्र माना ही जाता है। इसके 6 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा तथा झांसी। आगे बढ़ते हैं। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित हुई वाराणसी। SCO क्या है? संघाई सहयोग संगठन, जिसका भारत जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य है, मेंबर है, लीडर की तरह देखा जाता है। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही पवित्र नगरी काशी या वाराणसी को 22-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका नेशनल इंटरनेशनल कनेक्शन भी है यूपी के साथ में। इससे अब पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी के महत्व को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स। 3000 करोड़ की लागत से परिधान पार्क मतलब टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ की लागत से नोएडा में परिधान, या जिसको एप्रल भी कहते हैं, एप्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ 115 परिधान इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और इसकी मदद से 2 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत मौजूदा सत्र के महत्व में महज 3 माह में रिकॉर्ड 3111 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसमें देश की नामी कंपनियों ने युवाओं को 10 से 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह के पैकेज पर हायर किया है। बाकी देख लीजिए, सारे जिलों का विवरण लिखा है जो शीर्ष जिले हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधों की खेती पर अब बल दिया जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के जो है प्लांट हैं और इनकी खेती से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, इनसे दवाएं बनती हैं। तो उत्तर प्रदेश सहित देश भर में मलेरिया रोधी पौधा आर्टिमिसिया जो है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी। आर्टिमिसिया पौधे में आर्टिमिसिन नामक तत्व पाया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा तैयार होती है। आर्टिमिसिन मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को खत्म कर देता है
और प्रदेश में 2027 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश जो जिस तरह से ओडीओपी की ग्लोबल लेवल पर ब्रांडिंग कर रहा है, उससे प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने भी ओडीओपी जैसी योजना को अपने देश में शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के बेहतरीन इनोवेशन से प्रेरणा लेते हुए इंडोनेशिया के बाली में वन विलेज वन प्रोडक्ट, अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की योजना का क्या नाम है, तो वन विलेज वन प्रोडक्ट ये नाम हो गया। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंडोनेशिया के लिए उत्तर प्रदेश से हवाई सेवा भी शीघ्र ही शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से रामायण सर्किट बना है, जो रामायण से संबंधित या प्रभु श्री राम से संबंधित सारे स्थलों को, जितने भी धार्मिक महत्व के स्थल हैं उनको जोड़ता है, उसी तरह से परशुराम सर्किट से भी 5 तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा। बस इनका आपको नाम याद रखना है। तो ऋषियों की तपस्थली और भगवान परशुराम से जुड़े स्थानों को जोड़ने, इससे जन्मस्थली जलालाबाद तक इसको विकसित किया जाएगा। उनकी जन्मस्थली कहाँ है? जलालाबाद में। ये सर्किट हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र नैमिष धाम, महर्षि दधीच स्थल, मिश्रिक, गोला गोकर्णनाथ, गोमती का जो उद्गम स्थल है, और पूर्णागिरी मंदिर के बॉर्डर से बाबा नीम करौली धाम तथा जलालाबाद जो परशुराम जी की जन्मस्थली है उसको जोड़ेगा। तो ये जो है जो इस सर्किट में आ रहे हैं स्थान या क्षेत्र, उनको याद कर लीजिएगा। और इस सर्किट की लंबाई 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से ही कहाँ से वो शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो आप ये देख ही सकते हैं। अभी जो है भारत भारती पुरस्कारों की घोषणा की है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार 2021 के हैं जो अब दिए जा रहे हैं। हमेशा ये 1 साल पीछे चलते हैं। तो जो सर्वोच्च संस्थान है भारत भारती, वो दिल्ली के डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया जाएगा। 9 सितंबर को भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में डॉक्टर त्रिपाठी को 8 लाख रुपए की राशि, वाग देवी की प्रतिमा यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है लोहिया साहित्य सम्मान जो है किसको दिया गया? देहरादून के वरिष्ठ हिंदी कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी को दिया गया। और हिंदी गौरव सम्मान हरियाणा के डॉक्टर गिरिराज सड़गवाल को प्रदान किया गया है। बहुत सारे और भी सम्मान होते हैं, जैसे महात्मा गांधी सम्मान है तो महाराष्ट्र के नंदुरबार के डॉक्टर विश्वास किरण पाटिल को दिया गया। अवंतीबाई साहित्य सम्मान है, ये लखनऊ के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी को दिया गया। हिंदी प्रचार सभा चेन्नई एवं अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान किसको दिया गया? हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया। तो सारे नाम बहुत ज़रूरी नहीं है, ये वाला नाम जो है, क्योंकि सबसे मुख्य पुरस्कार जो है भारत भारती पुरस्कार है, वो जरूर याद रखें आप। बाकी एक पुस्तक है, इसका जिक्र यहाँ पर जरूर कर दूं मैं, सियासत के सबक या सियासत का सबक। इसके लिए आचार्य नरेंद्र पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी थे बृजलाल, उनको दिया जाएगा। तो भले सम्मान के लिए ना याद आए, कभी ये पूछा जा सकता है कि ये सियासत का जो सबब है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो भूतपूर्व डीजीपी डॉक्टर बृजलाल जी का जो है नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम नगर सृजन योजना शुरू की गई है, तो इससे नए शहरी क्षेत्र जो है उनका विकास होगा। इसमें उनको जो है देने कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। CMNSY से क्या होगा? इसी का फुल फॉर्म है ये, सड़क, नाला, नाली, पार्क, सामुदायिक भवन, प्रसूति विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्युत क्षेत्र के आधारभूत संरचना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर लोगों को मिलेगा। यह योजना पर इस वित्तीय वर्ष में यानी 22-23 के बजट में कितना रुपया प्राविधानित है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कितना? 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था 22-23 के बजट में की गई है। डरवा बाजार नई नगर पंचायत बनी और 9 का सीमा विस्तार, ये जो अभी हमने पढ़ा था उसी का जो है आगे का पार्ट है। तो इसमें हमको अब बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। एक यहाँ पर जरूर एक फैक्ट देख लीजिए कि पहले उत्तर प्रदेश में 752 निकाय थे, अब जो इनकी संख्या 751 रह गई है। बाकी कौन से का विस्तार हुआ, कौन से का मर्जर हुआ, इतनी सारी जो है डिटेलिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश को फिल्म श्रेणी में एक पुरस्कार मिला है। तो ये कौन सी महोत्सव था? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में जो है फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार कैटेगरी में स्पेशल मेंशन श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। शायद पिछली बार भी ऐसा किया गया था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। प्रदेश में जो नई फिल्म नीति आई है, इसके तहत कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं को बेहतर वातावरण एवं शूटिंग संबंधी आवश्यकता सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय में बनेंगी रांगे राघव शोधपीठ। तो पहला प्रश्न तो यही है कि महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय कहाँ पर है, किस जिले में है? आजमगढ़ में है, निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। इसमें जो है जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनका नाम आप निश्चित रूप से जानते होंगे, रांगे राघव, इनके नाम पर एक शोधपीठ की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ ही हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा यहीं पर। और ये महाविद्यालय जो होगा वो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, इससे अफिलिएटेड होगा, संबद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के मामले में उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्य चुना गया है, शीर्ष राज्य बन गया है। इसने सबसे ज़्यादा लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया है। अभी पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। और बाकी जो है कितना बजट है, कितना भुगतान हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। यूपी फॉर ग्लोबल, ये भी एक जो है नई परिकल्पना है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई। उन्होंने पूरी बात क्या कही है? उत्तर प्रदेश फॉर इंडिया, उत्तर प्रदेश फॉर ग्लोबल। तो एक तरह से ये उत्तर प्रदेश की एक थीम लाइन नई बनाई गई है, इसको आप याद जरूर रख लीजिएगा। तो 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत जो है प्रसिद्ध कंसल्टेंसी एजेंसी डेलाइट इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध किया गया है। और जो विज़न है वो ये है, उत्तर प्रदेश फॉर इंडिया और उत्तर प्रदेश फॉर ग्लोबल। यानी ये जो है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल, तीनों स्तर पर जो है उत्तर प्रदेश को ले जाने का प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़, आजमगढ़ व चित्रकूट से जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी और 5 और जिलों में जल्द हवाई अड्डे शुरू होंगे। तो एविएशन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, म्योरपुर कहाँ है? सोनभद्र में। चित्रकूट, अलीगढ़, श्रावस्ती में हवाई अड्डे जल्दी चालू होंगे। एयर एशिया लखनऊ से 5 उड़ानें शुरू करेगी। एयर एशिया जो एविएशन कंपनी है 3 फ्लाइट लखनऊ को दिल्ली और 2 बेंगलुरु से जोड़ेगी। कोलकाता, मुंबई और गोवा के लिए लखनऊ से 1-1 फ्लाइट होगी। अब तक यहाँ के लिए सीधी फ्लाइट नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पहली बार टेस्ट ट्यूब टेक्निक से बछिया और बछड़े का जन्म हुआ है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, IVF टेक्निक जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग सामान्यतः जानते हैं। इससे जो है गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से 2 बछड़े व 2 बछिया का जन्म हुआ है। चारों का जन्म बाराबंकी की प्रयोगशाला में हुआ है। इस प्रक्रिया में 17 भ्रूण तैयार किए गए थे, लेकिन सफलता सिर्फ 4 में मिली है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। आगे चल के जो है ये एक बड़े स्तर पर ये किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य सम्मान 2021 की घोषणा की गई है। एक्चुअली बाल साहित्य सम्मान कोई एक सम्मान नहीं होता है, ये एक ग्रुप है, इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं सम्मानों की। जैसे कि घोषणा तो हो गई, बाल साहित्यकारों को 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि, अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया जाता है। सूची के मुताबिक दिल्ली की विमला रस्तोगी को सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान दिया जाएगा। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई। फिर सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर अजय प्रसून को दिया जाएगा। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान है, कई सारे हैं। तो अब सबको ध्यान रखना जरूरी नहीं है। जो पहले पन्ने पे हमने 2-3 नाम देखे, अगर वो याद रख सकते हैं तो आप याद रख लीजिएगा।
ओडीओपी शोरूम जो है दूतावासों में खोले जाएंगे, ये शायद रिपीट हो गया है, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। इको पर्यटन विकास बोर्ड का उत्तर प्रदेश में गठन किया जाएगा और जिसके पदेन अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर जोन के बाहर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जैसे कि अगर आप रिसेंट में पीलीभीत या लखीमपुर क्षेत्र में जो है अगर दुधवा नेशनल पार्क या जो है करतनिया घाट या चूका बीच ये सब जो है गए होंगे तो आप देखेंगे अब जो है जो फॉरेस्ट वाला पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए नए नए सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर नई नई सुविधाएं दी जा रही, टूरिस्ट बंगलो बनाए जा रहे हैं जिससे लोग जो है जो बाहर जाते थे फॉरेस्ट में सफारी करने और वो सब जो है अपने प्रदेश में ही करें। तो इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। और इसमें जो है विकास बोर्ड में 2 पदेन सदस्य होंगे और एक जो है विशेष आमंत्रित सदस्य होगा और उसका जो है अध्यक्ष जो है वो सीएम होगा। अब ये बोर्ड क्या काम करेगा? तो जैसा अभी हमने बताया कि जो है ट्रैकिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, कैरावन टूरिज्म, सी प्लेन, रिवर क्रूज, एग्जीबिशन, होटल, रिजॉर्ट, ये सब जो है वहाँ पर स्थापित करेगा फॉरेस्ट के बीच में। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कॉरिडोर या रक्षा गलियारे में अगर कोई निवेश करेगा, निवेश को आकर्षित करने के लिए ही कहा जा रहा है, तो अब ज़्यादा ही उसको कंसेशन दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में बदलाव कर जो है रियायतें बढ़ा दी गई हैं। क्या रियायतें बढ़ाई गई हैं? डिफेंस कॉरिडोर में जो गैर बुंदेलखंड क्षेत्र हैं इसमें रक्षा एवं एरोस्पेस विनिर्माण कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी 7% की सीमा अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक मिलेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर निवेश कर रहा है कोई डिफेंस कॉरिडोर में तो कैपिटल सब्सिडी 10% की सीमा यानी अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक अनुमन्य होगी, यानी 7% और 10% की जो है सब्सिडी जो है दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो अंग्रेजों के ज़माने के बहुत सारे जो है निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी या जिनको यहाँ पर काला कानून लिखा है उनको समाप्त कर दिया है। पहले जो है जेलों में महिलाएं बिंदी नहीं लगाती थी, मंगलसूत्र नहीं धारण कर सकती थी जो विवाहित महिलाएं थी, तो इस तरह के कई सारे जो कानून थे उनको ख़त्म कर दिया है। एक तो पहला यही हो गया कि महिला बंदियों को मंगलसूत्र धारण करने की छूट दे दी गई। अगर जेल में बच्चों का जन्म हुआ तो उनको धर्म के अनुसार नामकरण संस्कार किए जाने की छूट जो है वहीं पर मिलेगी। किसी बंदी को अब उसके रक्त संबंधी की मृत्यु होने पर 100 के अंतिम दर्शन के लिए उसको छूट दी जाएगी, उसको अनुमति होगी। पुराने जेल में मैनुअल में फांसी व आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों को लिखा हुआ था कि काला पानी यानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा। वैसे भेजा अब नहीं जाता है लेकिन ये लिखा हुआ था, कानून में चला आ रहा था, तो उसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। लॉकअप जेल, यूरोपीय बंदियों के लिए अलग जेल, रजवाड़ों के बंदियों के लिए अलग निर्धारित मुक्ति व स्थानांतरण की व्यवस्था को भी ख़त्म कर दिया है। मतलब अब कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है, सब जो है एक समान जो है एक ही तरह के लॉकअप में वहाँ पर रहेंगे। बाकी और भी बहुत से बदलाव हैं। बंदी की मृत्यु पर पोस्टमार्टम की अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि कोई भी बंदी की मृत्यु होती है तो उसकी ज़रूर जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जेल कार्यक्रमों में अब बंदियों की सहभागिता के लिए बंदी पंचायत का प्रावधान होगा। अनिवार्य कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। बंदी कल्याण कार्यक्रमों के संचालन के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होगी। और एक ही कारागार में अगर रक्त संबंधी और पति पत्नी की मुलाकात का प्रावधान किया गया है, रक्त संबंधी या पति पत्नी की मृत्यु होने पर जेल गेट पर अंतिम दर्शन करने की भी व्यवस्था की गई है। तो ये सब जो है कुछ चीज़ें हुई हैं। बाकी बहुत सारे और जेल मैनुअल में चेंजेस हुए हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ एफसीआई बनेगा स्टेट इंस्टीट्यूट, इसको एक राज्य इंस्टीट्यूट का, राज्य संस्थान का दर्जा दे दिया जाएगा। तो राज्य सरकार ने अलीगढ़ के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति दे दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ पर स्थापित हो गया है, तो आपको बताना होगा अलीगढ़ में। साथ ही मौजूदा इंस्टीट्यूट को संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन भत्तों में मद में दिए जा रहे अनुदान को
यानी सब्सिडी को उच्चीकृत होने के बाद नवसृजित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अलीगढ़ को आवंटित किए जाने का भी मंजूरी दे दी गई है। एक्सप्रेसवे तो बनी रहे, 6 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाने पर जो है काम शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। और अगर ये 6 जब पूरे हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है, 7 अन्य पर तेजी से काम चल रहा है और 6 और मिलाकर प्रदेश में कुल 19 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। तो देखिए क्या योजना है सरकार की। प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से शाहजहांपुर को जोड़ना, बरेली होते हुए रामपुर रुद्रपुर उत्तराखंड की सीमा तक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट से प्रयागराज एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से मिर्जापुर तक। और कौन से बन चुके हैं? यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, दिल्ली मेरठ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये बन चुके हैं 6। निर्माणाधीन कौन से हैं? 7, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर, गाजियाबाद कानपुर, गोरखपुर सिलीगुड़ी, दिल्ली सहारनपुर, गाजीपुर बलिया, इनकी जो है लंबाई भी दी गई है, जो प्रस्तावित लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। मिशन $1 ट्रिलियन के लिए हर विभाग में नोडल अफसर तैनात होगा। तो अभी हम लोगों ने पीछे बात भी की है, जो सलाहकार कंपनी चयनित की है गई है इस काम के लिए, डेलाइट इंडिया। तो डेलाइट इंडिया क्या करेगी? ये सभी विभागों में जो वहाँ पर नोडल अफसर होंगे उनसे जो है कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके जो है वहाँ पर प्रतिनिधि बनाएगी और वो जो है उस विभाग से इस लक्ष्य को पूरा करने में क्या सहयोग मिलेगा उसको सॉर्ट आउट करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने जनवरी 2023 तक प्रस्तुत करेगी। कचरे से कोयला निर्माण का मॉडल सिटी के रूप में काशी को विकसित किया जाएगा और ये कहाँ पर है? रमना क्षेत्र है, वहाँ पर रमना स्थित वेस्ट टू चारकोल प्लांट, इससे इसका ट्रायल होगा। 150 करोड़ की लागत से बन रहे 600 टन क्षमता वाले इस प्लांट में 200 टन कोयले का निर्माण होगा। कोयले में कार्बन की मात्रा की जांच के बाद अगले वर्ष जुलाई तक इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और जो यहाँ पर कोयला बनेगा उसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में होगा। रमना का प्लांट देश में इस क्षमता का पहला वेस्ट टू चारकोल प्लांट होगा। इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा प्लांट है कि ये वेस्ट टू चारकोल प्लांट है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई थी जो एविएशन सेक्टर से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि वाराणसी का जो एयरपोर्ट है वो यात्री सुविधाओं के मामले में अव्वल है, प्रथम स्थान पे है। तो यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बनारस का जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में पहले स्थान पर आता है, रायपुर एयरपोर्ट दूसरे और गोवा व इंदौर एयरपोर्ट संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे हूँ। और ऐसा ही नहीं कि पहली बार हुआ है, 2020 में जो है में भी वाराणसी एयरपोर्ट जो है पहले स्थान पर आया था। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली टाउनशिप, कैसी टाउनशिप? एजुकेशन टाउनशिप जो है उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी और ये जो है अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पे जो है टाउनशिप बनेगी और ये उत्तर प्रदेश में खुली जाएगी। कहाँ पर खुली जाएगी अभी इसके लिए जगह का खुलासा नहीं हुआ है। प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप का विकास होगा। इसके बाद जो है एजुकेशन टाउनशिप में होगा क्या? अभ्युदय कोचिंग जैसे सरकारी वाली जो शुरू की गई हैं उसी की तरह के कई अन्य कोचिंग संस्थान भी शुरू किए जाएंगे। इनके जरिए नीट, IIT, संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी कराई जाएगी। टाउनशिप में ही छात्रों और अध्यापकों की भी आवासों की व्यवस्था की जाएगी। जिससे अभी जैसे उत्तर प्रदेश के छात्र कोटा, दिल्ली और बाहर मूव करते हैं तो वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे टाउनशिप यानी ऐसे एजुकेशन टाउनशिप जो है अमेरिका के पीटर्सबर्ग में, UAE के दुबई में, नॉलेज सिटी और शाहजहाँ के नॉलेज विलेज में ऐसी व्यवस्था पहले हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 3 साल में ब्रह्मोस मिसाइलों को डेवलप किया जाएगा। कितनी? 100। ये यूनिट कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में है और ये जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें जो है
2025 तक 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण होने लगेगा। शुरू में पहले 100 होगा, बाकी जो है और धीरे धीरे क्षमता का विस्तार होगा। अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उत्पादन का लक्ष्य रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। तो इस तरह के प्रश्न भी प्रायः बहुत संभावित होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। बस लक्ष्य याद कर लीजिए। और इसके लिए जो है एक नई सौर ऊर्जा नीति भी सरकार लाने जा रही है, जिस पे काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हर जिले में बायोफ्यूल प्लांट स्थापित होंगे। तो सभी 75 जिलों में न्यूनतम एक बायोफ्यूल स्टेशन या इकाई की स्थापना की जाएगी। बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना व बायोमास भंडारण के लिए ग्राम समाज, राजस्व भूमि या चीनी मिल परिसर में खाली पड़ी भूमि का उपयोग किया जाएगा। भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ना एक चिंता का विषय है, क्योंकि फ्लोराइड अगर एक तय मात्रा से हमारे शरीर में ज़्यादा जाता है तो वो विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है। हम लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी फ्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा होती है, लेकिन वो हानिकारक स्तर पे नहीं होती है। तो अभी एक सर्वे हुआ था और ये सर्वे किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। उन्होंने भूजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई है। इससे क्या होता है, दांतों में पीलापन और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। फ्लोरोसिस जैसी बीमारी बढ़ जाती है, यानी हड्डियों के क्षरण की बीमारी है। ये सर्वे हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर सहित 12 जिलों की ग्रामीण इलाकों में लगे इंडिया मार्का हैंडपंप के पानी पर किया गया था। इसमें 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से तय मानकों से फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी से अधिक पाया गया। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ गई आपके सामने कि जो WHO का मानक क्या है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ये है। इससे ज़्यादा है तो हम उसको टॉक्सिक मानेंगे। तो उन्नाव में सबसे अधिक फ्लोराइड मिला है। उन्नाव वाले सावधान हो जाएं। उन्नाव में सबसे अधिक फ्लोराइड मिला है 6.8 मिलीग्राम, जो कि अगर देखेंगे तो 1.5 यानी 1.5 मात्रा है, तो उसका जो है 3-4 गुना है। बाकी शहर में भी देख लीजिए, बाराबंकी, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, सब जगह की यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा दी हुई है, लेकिन 1.5 से जहाँ ज़्यादा है वो चिंताजनक है। गीले कूड़े से, जो गीला कूड़ा निकलता है घरों से, इनको अलग से कैटेगराइज किया जाता है जब वेस्ट डिस्पोजल होता है। उससे बायो CNG बनने के लिए उत्तर प्रदेश में प्लांट की स्थापना की जा रही है। ये इंदौर नगर निगम की तर्ज पर गोरखपुर नगर निगम में स्थापित होगा बायो CNG प्लांट, जो गीले कूड़े से बायो CNG बनाएगी। और इससे जो है नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए की कमाई होगी। तो आपको सीधा सा ये याद रखना है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में गीले कूड़े से बायो CNG बनाने की इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है या की जा रही है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बस इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिकेंगे उत्तर प्रदेश के ODOP। ODOP पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो महिलाओं के सुहाग के प्रतीक माथे की बिंदिया और टिकली को बलिया का ODOP अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो बलिया वाले तो जानते ही होंगे, बाकी सब लोग जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बिंदिया और टिकुली ये किस जिले का ODOP उत्पाद है जो नया चयनित किया गया है, ये बलिया का है। और पूरे भारत में जो है इसको जो परिवहन किया जाएगा ODOP उत्पादों का, उसके लिए रेलवे के माध्यम से इसको पहुंचाया जाएगा। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, जिसको NCRB कहते हैं, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो चुका है। प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि देश में 378 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 1 मामला दर्ज हुआ है। महिला व साइबर अपराध में आरोपितों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस पहले स्थान पे है। तो ये सब कैटेगरीज हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मिर्ज़ापुर में प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल बनेगा। इसका मतलब क्या है, प्रदेश में पहले से 4 सैनिक स्कूल हैं। कहाँ पर? एक तो लखनऊ में है, झांसी में है, मैनपुरी में है और अमेठी में है।
अब पांचवा वाला कहाँ पर बनने जा रहा है, मिर्जापुर में। तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं जिसके जवाब आपके सामने दिए हैं। ई श्रम पोर्टल जो है जहाँ पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ इस पे भी रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 8.29 करोड़ श्रमिकों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो सबसे ज़्यादा जो है रजिस्ट्रेशन है पूरे देश में। बायो कंप्रेस्ड गैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनने की ओर है। इसके लिए इंडियन ऑयल 2000 टन प्रतिदिन गैस कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन करेगा। अब कहाँ पर कितने प्रस्तावित हैं ये देख लीजिए। जो गोरखपुर का सर्किल है उसमें 29, कानपुर में 27, लखनऊ सर्किल में 74, प्रयागराज सर्किल में 40। तो ये सब जो है सर्किल है जहाँ पर कंप्रेस्ड गैस का, बायो कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन जल्दी ही शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वायरलेस चार्जर बना दिया। अभी तक जो है जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि हम अगर कहीं दूर सफ़र पे जा रहे हैं तो हम इसको चार्ज कहाँ पर करेंगे, क्योंकि अभी चार्जिंग पॉइंट्स जो है बहुत ही कम हैं। तो आईआईटी कानपुर ने इस समस्या को ध्यान में रखे जो वायरलेस चार्जर बना दिया है ईवी गाड़ियों के लिए। और इनका नाम भी याद रखिए भाई, जिन्होंने मेहनत की है, मिहिर मिश्रा जी हैं, बालाजी श्रीराम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी चार्ज करने के लिए पहला वायरलेस चार्जर बनाया है। ये ज़मीन में स्थापित हो सकता है तथा 20 सेंटीमीटर तक ग्राउंड क्लियरेंस, ज़मीन से कार की निचली सतह की दूरी वाली कार की बैटरी महज 2.5 घंटे में ये चार्ज कर देगा। चार्जर की मदद से ड्रोन की बैटरी को भी बिना निकाले चार्ज किया जा सकेगा। अगला एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो प्रयागराज मंडल है भारतीय रेलवे का, वो 100% इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करने वाला मंडल बन गया है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है जो इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पंकज बिष्ट को डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य और सम्मान निश्चित रूप से याद किए जाते हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक प्रसिद्ध लेखक हैं हमारे देश के और उत्तर प्रदेश से इनका लिंक था। 1 सितंबर को इनकी जयंती होती है और हर साल इनकी जयंती पर डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान दिया जाता है। इस बार किसको मिला है? डॉक्टर पंकज बिष्ट साहब को ये दिया गया है। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का कुल अपराधों में देश में 23वां स्थान है। तो ये क्राइम से जुड़ी खबर है और ये रिपोर्ट NCRB की ही है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो इस पर वॉच रखता है। क्राइम इन इंडिया 2021 शीर्षक की ये रिपोर्ट बताती है कि कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश देश में 23वें स्थान पर है। अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे, तो ये तो अच्छी खबर है। अपराधियों की गिरफ्तारी के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। संपत्ति की बरामदगी के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है और अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 129.4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है या बरामद की है। अब ये देख लीजिए, पूरा चार्ट है जो उसमें डिटेल था, लेकिन बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्राइम रेट में हत्या 1.6 है उत्तर प्रदेश का रेट, 24वां स्थान है। नकबजनी 2.7 है क्राइम रेट, 33वां स्थान है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, 7वां स्थान है। तो ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, इसको देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इसमें से आने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर होगी? बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, वाराणसी में स्थापित होगी। बस इतना ध्यान रखिए, इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश और प्रदेश में 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको हम NTEP के नाम से जानते हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। कौन? रवि किशन, जो अभिनेता भी हैं, राजनेता भी हैं। इनको जो है इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी को जड़ मूल से ख़त्म करने का
भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? 2025 तक का। बस ये 2-3 पॉइंट हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की गुलशन का उत्तर प्रदेश की टीम में चयन हुआ है। ये जो वर्ल्ड जूडो प्रतियोगिता है, विश्व जूडो प्रतियोगिता, उसके लिए भारतीय दृष्टिबाधित जूडो टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये प्रतियोगिता 4 से 11 नवंबर तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगी। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन या NCR बनाया गया है, उसी तर्ज पर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसके चारों तरफ के जिलों को मिलाते हुए स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसमें कौन कौन से जिले प्रस्तावित हैं? सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर नगर और कानपुर देहात। ये क्या हैं? ये सब लखनऊ से लगे हुए, लखनऊ के चारों तरफ से घेरे हुए जिले हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जो दिल्ली में NCR से फ़ायदा हुआ है कि जो लखनऊ राजधानी की तरफ जो है जनसंख्या का बढ़ता दबाव वो कम होगा, क्योंकि लखनऊ जैसी सुविधाएं यहाँ पर भी मिलेंगी। बहुत सारी जो है औद्योगिकरण और बहुत सारे जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होंगे। इसी परियोजना के लिए लखनऊ में जो मेट्रो का पहला चरण पूरा हो चुका है, तो दूसरा तीसरा चरण भी घोषित कर दिया गया है, जो 2026-27 तक जो है मेट्रो रेल का पूरा हो जाएगा। अभी तक जो है कोरोना को देखते हुए गरीबों को पूरी तरह से मुफ्त राशन बांटा जा रहा था, लेकिन अब जो है केवल चावल मुफ्त मिलेगा। बाकी के लिए जो है जो एक मिनिमम फीस तय की गई थी वो चुकाकर जो है भुगतान करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पौधारोपण का जो हर साल उत्तर प्रदेश सरकार लक्ष्य रखती है, जुलाई में अभियान चलाती है और 35 करोड़ पौधा रोपण का जो है औसत लक्ष्य हर साल रखा जाता है। उससे क्या फ़ायदा होगा? 2027 तक 175 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा? 2030 तक जो है 1370 लाख टन कार्बन अवशोषित कर सकेगा। तो एक तरह से ये कार्बन सिंक जो है तैयार किया जा रहा है। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। जैव ऊर्जा इकाइयों को 1 रुपए में मिलेगी 1 एकड़ जमीन। तो जैव ऊर्जा इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कि वो प्रदेश में निवेश करें, अपने प्लांट्स लगाएं, उसके लिए ये किया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोएथेनॉल, बायोडीजल उत्पादन करने वाली जैव ऊर्जा इकाइयों को प्रदेश के हर जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 1 रुपए प्रति एकड़ के टोकन लीज यानी एक तरह का उस भूमि का किराया रहेगा, जो कि नॉमिनल रहेगा, टोकन मनी के रूप में। एक तरह से देखेंगे तो मुफ्त ज़मीन दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार जो है, लेकिन टोकन के रूप में 1 रुपया ले रही है। तो इसमें आगामी जो 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रति वर्ष 3 लाख टन हो गया, बायोकोल के लिए प्रति वर्ष 6 लाख टन हो गया, बायोडीजल एवं बायोएथेनॉल के लिए प्रति वर्ष 6 लाख किलोलीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव में सहयोगी बना जागरण पत्रकारिता संस्थान। तो ये नेशनल लेवल का जो है फिल्मोत्सव है, जो 22 अगस्त से आयोजित हुआ 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव में। इसमें जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन को सहयोगी संस्थान के रूप में चयनित किया गया था। सीमैप ने तुलसी की बेहतर प्रजाति का जो है डेवलपमेंट किया है, जिसका नाम दिया गया है सिमबृंदा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी जल्दी एक पेपर जो हुआ था उसमें जो नई डेवलप्ड प्रजाति थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चूँकि उत्तर प्रदेश का संस्थान है सीमैप और उसके द्वारा जो है तुलसी की नई प्रजाति की डेवलपमेंट किया गया है। इसमें एक विशेषता क्या है? 4 महीने में तैयार तुलसी की इस फसल में पत्तियों के साथ फूलों से भी तेल निकाला जा सकता है। इसके अलावा पत्तियों को छांव में सुखाकर चाय कंपनियों को भी दिया जा सकता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है, कॉमर्शियल दृष्टि से भी इसका उत्पादन महत्वपूर्ण है, जो आपसे आगे चल के पूछा जा सकता है। अगला, अयोध्या में देश का पहला सोलर रामायण क्रूज बनेगा। तो
सरजू नदी पर जो है ये रामायण क्रूज बनाएगा और ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी से बनेगा। इसकी लागत देख लीजिए 9 करोड़ रुपए इसमें आएगी और कि कौन सी कंपनी बना रही है इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन इसमें जो बैठेंगे यात्री उनको हवाई जहाज़ जैसी सुविधाओं का आनंद आएगा। अगर आपने क्रूज़ को कभी देखा हो या कभी बैठने का अनुभव किया है तो लगभग उस तरह का ही एक जो है यूँ कह लीजिए कि लग्जरी क्रूज़ जो है ये बनेगा और इसकी खासियत ये होगी कि ये सोलर जो है एनर्जी से चलेगा। नवाल्ट जो है जो कंपनीज को बनाएगी वो देश की पहली सोलर पावर पैसेंजर बोट बना चुकी है जिसका नाम आदित्य है और उसके लिए उसको पुरस्कृत भी किया गया था। आगे देखते हैं, प्रमुख शहरों के लिए उत्तर प्रदेश के सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। अब ये सारे शहर दिए गए हैं। 2021 की नीति में जो है इसमें जो है शहरी लॉजिस्टिक योजना भी तैयार की जाएगी। तो शहरों के नाम नहीं महत्वपूर्ण है, बस इतना पर्याप्त है। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में दर सबसे कम है। तो ये भी जो है एक क्राइम की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश होता है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से सुसाइड के कम मामले सामने आए, जो देश में दर्ज इस तरह की घटनाओं का सिर्फ 3.6% हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आबादी वाली दिल्ली में 2021 में खुदकुशी के सबसे ज़्यादा मामले 2840 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पुडुचेरी है। उसके बाद 2020 की तुलना में वर्ष 21 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। पूरे भारत में अगर आत्महत्या की बात करें जो है तो 1,64,033 मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी इसमें काफ़ी कम है। ये उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक राहत भरी बात है। आगे चलते हैं, कुकरैल संरक्षित क्षेत्र है जो कि लखनऊ में है, आप सभी जानते हैं। तो संरक्षित क्षेत्र का इसको दर्जा मिल ही चुका है। अब इसमें नाइट सफारी पार्क भी बनेगा जो कि रात में जो है यहाँ पर लोग सैर कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। किसके लिए? नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं और इससे बहुत ज़्यादा डेटा जो है उस नहीं पूछा जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने यूपी का करंट अफेयर्स जो है कवर किया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इसका मैं आपको बीच बीच में हिंट देता गया। तो अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।